नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके लिए एनसीईआरटी की बुक लेकर के आया हूँ। इसमें आज हम लोग देखेंगे दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 9th क्लास का हमारा ज्योग्राफी चल रहा है दोस्तों। उसमें चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग देख रहे थे भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में। तो हमने इसमें भी भारत के विभिन्न स्थलाकृतियों में 6 प्रकार के स्थलाकृतियों को पढ़ा था दोस्तों। तो उसमें उसको हम अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत के बाद पढ़ा था उत्तर का मैदान, उसके बाद दोस्तों दक्षिण का पठारी मैदान पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के भारत के प्रमुख स्थलाकृतियों को पढ़ा था इस एनसीईआरटी की बुक में। तो आज उन्हीं में से दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत जो हमारा वो उत्तर में पड़ता है और नंबर 1 पर हिमालय पर्वत था और उत्तर की दिशा में भी ये पड़ता है। तो इस क्रम में आज हम सबसे पहले हिमालय पर्वत को प्रारंभ करते हैं और यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं इस 9th क्लास की ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक में दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो युवा है और इसे बलित पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बलित पर्वत की श्रृंखला है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि हिमालय बलित पर्वत है या नहीं। तो आप इसको देखे रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हिमालय बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हिमालय पर्वत है पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा तक फैला हुआ है। पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर के दोस्तों पूर्व में म्यांमार तक इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। और ये ब्रह्मपुत्र तक यानी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के आगे तक ये फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। तो देखो दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमालय पर्वत में ही है, हिमालय पर्वत में ही स्थित है। आपने सुना होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई दोस्तों बहुत ज़्यादा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो हिमालय पर्वत की ही एक चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर्वत में ही है। और दोस्तों ये असम यानी कि ये बहुत अवरोधों के रूप में फैली हुई है। जैसे कि आप जानते हो कि इस हिमालय पर्वत को दोस्तों भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक आवृत्त का निर्माण करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की इस हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है। और ये अर्धवृत्त का निर्माण भी करता है। अर्धवृत्त दोनों दोस्तों यानी कि आधे गोले का निर्माण करता है। जैसे चांद होता है कुछ उस प्रकार से इसका आकार बनता है। मैप पे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि अर्धवृत्त का निर्माण किस प्रकार से ये कर रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर 2400 किलोमीटर बताया गया है, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है दोस्तों। तो इसमें 2400 किलोमीटर है। आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे 11th 12th में देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे हो सकता है ये नंबर में कुछ हेर फेर हो जाए। तो इससे आप घबराना नहीं, क्योंकि ये 9th क्लास की है दोस्तों। तो यहाँ पे 2400 किलोमीटर दिया गया है। इसकी चौड़ाई, तो देखो दोस्तों अभी लंबाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लंबाई 2400 किलोमीटर है हिमालय पर्वत की। और चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो जो हिमालय पर्वत है उसकी चौड़ाई जो है दोस्तों कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 150 किलोमीटर। यानी कि कश्मीर यानी पश्चिम क्षेत्र में हिमालय पर्वत की चौड़ाई बहुत अधिक है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। तो देखो दोस्तों, मैप पे मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हिमालय पर्वत का कुछ
क्षेत्र है। तो हिमालय पर्वत का क्षेत्र ये देख रहे हो आप ऊपर की तरफ दोस्तों, और यही वो हिमालय पर्वत है दोस्तों जो बलित पर्वत या युवा कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो विस्तार है यहाँ पश्चिम यानी पश्चिम पाकिस्तान की तरफ से लेकर के दोस्तों पूर्व तक दोस्तों ये म्यांमार तक इसका फैलाव हुआ है। अब दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण थी इसमें, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ तक आप देख सकते हो पश्चिम से पूर्व तक, तो बहुत लंबी श्रेणी बनाती है, बहुत लंबी श्रृंखला है दोस्तों। और ये भी अभी आपने देखा दोस्तों कि उत्तर यानी कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 400 किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पे आपको मैप में भी दोस्तों चौड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैप में ये ज़्यादा क्षेत्रफल को घेर रहा है, तो यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, तो इधर 400 किलोमीटर दोस्तों। और यही हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश की तरफ दोस्तों कम जगह ले रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर है। और दोस्तों यही हिमालय पर्वत है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में मौजूद है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत की श्रेणी में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मौजूद है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसकी तुलना में दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यानी जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये पूर्वी क्षेत्र में ही लगभग पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि नेपाल के क्षेत्र में ये हिमालय माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, तो वहाँ पे अधिक विविधता देखने को मिल जाती है इसकी ऊंचाई में। अपने पूरे देशांतरी विस्तार में स्थित हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो दोस्तों हिमालय को कितने भागों में बांटा जा रहा है, 3 भागों में बांटा जा सकता है हिमालय को। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो सबसे उत्तर में जो हिमालय स्थित है उस हिमालय को क्या कहते हैं दोस्तों, उस हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ, यही है दोस्तों जो सबसे उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित सबसे उत्तरी हिमालय को हिमाद्री या आपने देखा हिमाद्री कहते हैं इसको, या महान हिमालय इसी श्रृंखला को कहा जाता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों जो महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं, क्योंकि हिमालय के अलग अलग भाग हैं, हिमालय को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी जो आती है दोस्तों उसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जो सबसे उत्तर में है दोस्तों उस हिमालय को महान या आंतरिक हिमालय कहा है और हिमाद्री हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। तो देखो दोस्तों यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। यानी कि जो हिमाद्री हिमालय है, महान हिमालय है दोस्तों, उसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर होती है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। तो देखो दोस्तों जो सब मुख्य शिखर हैं जिसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, और इसी हिमालय में यही महान हिमालय है दोस्तों जिसमें मुख्य शिखर भी पाए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ पर हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी आगे आप पढ़ेंगे 11th क्लास की बुक, तो उसमें आपको ये 4 पार्ट मिलेगा। क्योंकि आप 9th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सिर्फ 3 भागों के बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 भागों की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला जो देखने को मिला दोस्तों, हिमालय की सबसे पहली श्रृंखला वो महान या हिमाद्री जिसे कहते हैं दोस्तों, यही यहाँ इसका मुख्य भाग बताया गया है। और यही मुख्य भाग है भी दोस्तों, क्योंकि सबसे ऊंची चोटियाँ इसी भाग में देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों कुछ हिमालय पर्वत के नाम और उसकी ऊंचाई दी गई है।
तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों सबसे ऊंची श्रृंखला हिमालय पर्वत की जो नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर है दोस्तों, जो कि इस एनसीईआरटी बुक में बताया गया है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। फिर दोस्तों कंचनजंगा जो भारत में पड़ता है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8598 मीटर है दोस्तों, जो सिक्किम के पास है। फिर मकालो दोस्तों नेपाल में है 4881 मीटर। धौलागिरी ये भी नेपाल में है दोस्तों 8172 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं दोस्तों, उसके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नंगा पर्वत जो भारत में है दोस्तों, वो 8126 मीटर है। तो नंगा पर्वत दोस्तों एक महत्वपूर्ण पर्वत में से एक है। इसको भी अभी मैप के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण होता है नंगा पर्वत, जो 8126 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल में दोस्तों 8078 मीटर है। नंदा देवी पर्वत ये भी भारत के उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेत भारत में पड़ता है 7756 मीटर। और नामचा बरुआ पर्वत जो है दोस्तों, ये भी भारत में पड़ता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है दोस्तों, जो 7756 मीटर ऊंचाई है। और गुरुला मानधाता पर्वत जो नेपाल में पड़ता है, ये भी 7728 मीटर है। तो चलो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ, और मैप के माध्यम से मैं आपको इन सभी पर्वतों को दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एक करके आपको पर्वत दिखाता हूं दोस्तों। इसमें अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हो, ये नेपाल का क्षेत्र है दोस्तों। यहां पर माउंट एवरेस्ट पर्वत है दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट पर्वत है। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो, उसके माउंट एवरेस्ट के ठीक बगल में पूर्व में मकालू पर्वत भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसके बगल देखो दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत जो भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है। कंचनजंगा जो सिक्किम के आसपास है, सिक्किम और असम दोनों, सिक्किम और नेपाल दोनों में पड़ता है दोस्तों। तो ये कंचनजंगा पर्वत है दोस्तों। अगर दोस्तों नंगा पर्वत की बात करें, तो नंगा पर्वत मैं आपको बता रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंगा पर्वत इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा का निर्धारण भी कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों जो सिंधु नदी निकल रही, सिंधु नदी भी नंगा पर्वत के पास से ही घूमती है दोस्तों। तो इसलिए ये नंगा पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखो दोस्तों, ये एकदम बॉर्डर के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों ये एक बॉर्डर का निर्माण करता है। अब दोस्तों ये सब पश्चिमी बॉर्डर का निर्माण करता है नाम नंगा पर्वत। तो दोस्तों कोई ऐसा पर्वत होगा जो पूर्वी बॉर्डर का निर्माण कर रहा होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नामचा बरुआ पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर मैं आपको बताया था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है नामचा बरुआ पर्वत। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है दोस्तों। साथ ही साथ देखो, आपको यहाँ पर राकापोसी पर्वत दिख रहा है दोस्तों। कीटू गाडविनास्टीन जो पर्वत है, ये भी दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पर कामेत है, कामेत के बारे में आपने पढ़ा था, जो उत्तराखंड में है दोस्तों। नंदा देवी पर्वत आपने देखा दोस्तों कि नंदा देवी भी उत्तराखंड के आसपास पड़ रहा है। धौलागिरी दोस्तों नेपाल में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे दोस्तों। और ये सभी महत्वपूर्ण पर्वत दोस्तों आप देख रहे हो कि मध्य हिमालय बृहद हिमालय की चोटियों पर स्थित है दोस्तों। तो इसलिए ये सभी जो श्रृंखला है दोस्तों, सभी चोटियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों आपने माउंट एवरेस्ट को पढ़ा, और नंगा पर्वत और नामचा बरुआ, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत में से एक है दोस्तों। आगे देखते हैं, महान हिमालय की वलय की प्राकृतिक असम्मति है। हिमालय की इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट से बना हुआ है। देखो दोस्तों, जो हिमालय का भाग है, इसका क्रूड जो है दोस्तों, वो ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है कि ये जो हिमालय पर्वत है, इसका क्रूड जो है दोस्तों, वो किससे बना हुआ है? वो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और ये जो है दोस्तों, इस हिमालय पर्वत की श्रृंखला में हमेशा ये बर्फ़ से ढकी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा बर्फ़ दिखाई देगी। और यहाँ से बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, यानी बहुत सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यानी कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो श्रृंखला स्थित है दोस्तों, वो अलग अलग स्थितियों में है, उसकी बनावट अलग अलग प्रकार से है, उसमें बहुत सारी विविधता देखने को मिल जाती है एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती हैं। तो देखो दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत यानी कि जो बृहद हिमालय है दोस्तों, उस हिमालय के जो दक्षिण में स्थित हिमालय है, उस हिमालय के दक्षिण में जो हिमाचल पर्वत है, उसमें अलग अलग नाम से जाने जाने वाली श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी कि अलग अलग शैलों से हुआ है, आप कह सकते हो कि अलग अलग पत्थरों से उसका निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है दोस्तों 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है और औसत चौड़ाई जो है इसका 50 किलोमीटर दोस्तों। जिस प्रकार से अभी आपने हिमाद्री हिमालय के बारे में या महान हिमालय के बारे में आपने पढ़ा था दोस्तों, उसकी लंबाई जो है, उसकी ऊंचाई जो है दोस्तों औसत 6000 मीटर थी। तो उसी प्रकार से ये जो हिमालय है दोस्तों, जिसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, इस हिमालय की ऊंचाई औसत लगभग 3700 मीटर से दोस्तों 4500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों, जो कि बहुत कम है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें कि बृहद हिमालय जो था दोस्तों, उसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी दोस्तों, और उसकी ऊंचाई 6000 मीटर थी। लेकिन चौड़ाई जो है दोस्तों, उसकी पश्चिम में 400 मीटर थी और पूर्व में 150 मीटर। तो उसी की तुलना में दोस्तों इसकी औसत चौड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर यहाँ पर बताई जा रही है। यानी कि उस हिमालय से, यानी बृहद हिमालय से इस हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों कम है। लेकिन ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये हिमालय का ही एक भाग ये भी है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब देखो दोस्तों, इसी श्रृंखला में पीर पंजाल श्रृंखला पाई जाती है और पीर पंजाल श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला में से एक है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, इसमें ये 3 श्रृंखलाओं की अभी तक जानकारी मिली है। एक तो पीर पंजाल है दोस्तों, जो हिमाचल हिमालय में है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी इसमें आते हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। यानी दोस्तों देखो, ये शहर, ये जो टूरिस्ट प्लेस है, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू और कश्मीर की घाटियां इसी हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ियों नगरों के लिए माना जाता है। यानी कि पहाड़ी नगरों के लिए माना जाता है, यानी यहाँ पर लोगों का आवास भी है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण होता है। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति को देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। तो ये भी आप मैप के माध्यम से ढूंढ सकते हो दोस्तों और उसे लिख सकते हो। आगे देखते हैं, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो सबसे बाहरी श्रृंखला है हिमालय की, उस श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि अभी तक हमने हिमालय के 3 भागों के बारे में सुना था कि हिमालय के 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा दोस्तों महान या बृहद हिमाद्री हिमालय। उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा था हिमाचल हिमालय, और उसके बाद सब तीसरा आता है दोस्तों शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है दोस्तों। देखो, इस हिमालय की चौड़ाई जो है दोस्तों, हिमालय पर जो हिमाचल हिमालय था उससे भी कम है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है और इसकी ऊंचाई दोस्तों, औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर के बीच में है। यानी कि जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इन हिमालय पर्वत की ऊंचाई और आपको चौड़ाई में विविधता देखने को मिल रही है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा महान हिमालय के नाम से लग रहा है कि सबसे महान है, तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों सबसे अधिक थी। और जिस प्रकार से उसके बाद आप जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हो, वैसे वैसे इन हिमालयों की लंबाई और ऊंचाई दोनों में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय के श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई
असम पिंडित अवसादों से बनी है। तो देखो दोस्तों, ये जो श्रृंखला है, जो शिवालिक हिमालय है, ये नदियों से लाए गए गाद अवसादों से बने हुए हैं, उससे इसका निर्माण होता है। क्योंकि नदियां अपने साथ हिमालय पर्वत से बहुत सारे गाद पत्थर आदि बहा करके लाती हैं, और उसी पत्थरों से इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। तो देखो दोस्तों, बजरी और मोटी जलोढ़ मिट्टी तभी आएगी जब वहाँ से नदियों का बहाव होगा, और यहाँ से नदियों के बहाव होने की वजह से इस शिवालिक पर्वत का निर्माण होता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। जो है, हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून घाटी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दून घाटी के बारे में। तो ये दोस्तों याद रखना, हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जिसे देहरादून और कोटली दून और पाटली दून के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है इस 9th क्लास के NCERT की बुक से। आगे देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो देखो दोस्तों, उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, पूर्व से पश्चिम तक फैला ही हुआ है। उसके अतिरिक्त दोस्तों, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व स्थित हिमालय को पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। यानी कि इसे दो रूपों में बांटा गया है। एक तो आपने देखा दोस्तों, उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ सबसे पहले महान हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ऐसा आपने 3 भागों में बांट करके इसको पढ़ा। और अब यहाँ पर दोस्तों इसे पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक बांट करके पढ़ते हैं। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखो दोस्तों, जो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विभाजित किया गया है, इसे नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। क्योंकि नदी घाटियाँ जहाँ पर बहती हैं, जिसका जो क्षेत्र है, उसी आधार पर इसे बांटा गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी सबसे उत्तर में बहने वाली नदी है, और उसी की एक सहायक नदी है दोस्तों सतलज नदी। और सिंधु और सतलज नदी के बीच की जो स्थिति है, बीच में जितने भी पर्वतीय क्षेत्र, जितने भी हिमालय के पर्वत पाए जाते हैं, उस हिमालय पर्वत को दोस्तों पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है, जो पश्चिम की स्थिति में सबसे पहला क्रम आता है दोस्तों। उसके बाद लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, 2 नाम से जाना जा रहा है इसे पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे हिमालय, इस कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पंजाब के नाम से भी जाना जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 नाम मिलता है, कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जाना जा रहा है, और पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर सतलुज नदी दोस्तों, सतलुज नदी यहाँ पर सिंधु और सतलुज नदी थी। अब सतलुज नदी से लेकर के काली नदी, तो काली नदी दोस्तों कहाँ पर बहती है? काली नदी नेपाल के आसपास से निकलती है दोस्तों। तो काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, दूसरा नाम निकल के यहाँ पर आता है कि जो सतलुज नदी से काली नदी के बीच के भाग जो है, उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी दोस्तों कहाँ बहता है? तीस्ता नदी असम के आसपास बहती है। तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के आसपास के भाग को नेपाल हिमालय का तथा तीस्ता। तो देखो दोस्तों, ये जो काली नदी तथा तीस्ता नदी थी, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, काली से तीस्ता नदी के बीच में। अब तीस्ता नदी तथा दिहांग नदी के बीच की नदियों को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये 4 नाम निकल के आता है दोस्तों, एक पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा जो है असम हिमालय। तो ये
जो क्रम थे दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व तक के क्रम थे। इसके पहले आपने पढ़ा था उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपने 3 हिमालय के बारे में पढ़ा था और पश्चिम से पूर्व तक दोस्तों 4 हिमालय के बारे में आपने पढ़ा दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखो दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, क्योंकि पूर्व से बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और यही जो है दोस्तों सीमा बनाती है। अब दोस्तों देखो दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ से हिमालय पर्वत के अंदर से प्रवेश करती है भारत के क्षेत्रों में। तो यहाँ से जब प्रवेश करती है दोस्तों, तो यही जो है इस सीमा का निर्धारण करती है। और उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अभी आपने पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 हिमालय के बारे में पढ़ा था, वो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ से, ये है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के दोस्तों, ये है दोस्तों सतलज नदी। सतलज नदी दोस्तों कुछ इस प्रकार से जा रही, तो ये सतलज नदी यहाँ तक के क्षेत्र को दोस्तों पंजाब का हिमालय कहा जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक के इस भाग को पंजाब का हिमालय। अब दोस्तों सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक, तो सतलज नदी से लेकर के दोस्तों ये कुछ यहाँ तक काली नदी यहाँ तक के क्षेत्र को दोस्तों, ये है दोस्तों काली नदी, यहाँ तक इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अब इस कुमायूं हिमालय से लेकर के दोस्तों यहाँ तक के क्षेत्र को, जो असम के आसपास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को दोस्तों नेपाल का हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता नदी से दोस्तों यहाँ से दिहांग एक नदी निकलती है, तीस्ता से दिहांग नदी तक के क्षेत्र को असम का हिमालय कहा जाता है। तो ये हिमालय के भाग थे दोस्तों जो आपने पश्चिम से पूर्व के बारे में देखा। और यहाँ से दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रही है, जो अभी आपने देखा। दिहांग महाघाट यानी गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखे मोड़ बनाते हुए भारत में पूर्वी सीमा। तो देखो दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दिहांग के पास से यहाँ से जो है एक बहुत महाघाट यानी गार्ज का निर्माण करते हुए, यानी गार्ज का निर्माण इस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को काटते हुए दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है। और ये हिमालय पर्वत दोस्तों आपने देखा कितनी ऊंचाई है इसकी, एक औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। तो दोस्तों लगभग 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो बहुत ज़्यादा काटना होगा, बहुत नीचे से बह रही होगी ये ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। तो इतना काटने पे, इतनी ऊंचाई से देखने पे एक बहुत बड़ा गार्ज दिख रहा होगा। तो इसीलिए ये नदी दिहांग के आसपास एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, और यहीं से दक्षिण की तरफ बहते हुए दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये पूर्वी भारत में, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र के साथ फैल जाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर और पूर्व से होकर के गुजर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी देखा था दोस्तों उत्तर और पूर्व के क्षेत्र से होते हुए ये हिमालय पर्वत की जो पहाड़ियां हैं वो गुजरती हैं, तथा बावजूद बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हुई, यानी दोस्तों कि ये जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो बलुआ पत्थर तथा अवसादी शैलों से इनका निर्माण हुआ है। ये घने जंगलों से ढके हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो देखो दोस्तों, पूर्वांचल में अगर बात करें तो दोस्तों पूर्वांचल के बारे में जानने से पहले देखो ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये बलुआ पत्थर तथा अवसादी शैलों से इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले इसको ही देख लो दोस्तों कि यहाँ पर जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन पर्वतों का निर्माण जो है दोस्तों बलुआ पत्थर तथा अवसादी शैलों से हुआ है। तो देखो दोस्तों, बलुआ पत्थर और अवसादी शैल, तो बलुआ पत्थर और अवसादी शैल
किस प्रकार से बनते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो दे चुका हूं। उसमें ये बताया गया है कि बलुआ पत्थर तथा औषधि शैल का निर्माण किस प्रकार से होता है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत घने जंगल है। जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में बहुत बड़ा जंगल है। पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे जंगल भी हैं और इसलिए ये घने जंगलों से ढका हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ पर जो पूर्वांचल यानी कि पूर्व घाटी में उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम है दोस्तों, एक है पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ यहाँ पर प्रमुख पाई जाती हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये है पटकाई बूम। पटकाई बूम के बाद दोस्तों यहाँ पर है नागा और नागा के बीच बाद यहाँ पे है दोस्तों मिजो पहाड़ियाँ। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ दोस्तों। मिजो और मणिपुर भी वही पास में थी। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थीं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा। तो ये दोस्तों हिमालय पर्वत का क्षेत्र था। हमने हिमालय पर्वत के दो प्रकार के बारे में पढ़ा। दोनों में हमने सबसे पहले उत्तर से पश्चिम की 3 को देखा और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 4 हिमालय पर्वत जो श्रेणियों में बांटा गया है 4 प्रकार में, उसको हमने देखा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये थी दोस्तों कि इसमें जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं वो बलुआ तथा औषधि शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इधर जो 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के बारे में देखा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भारत के में स्थलीय विविधता पाई जाती है उसमें सबसे पहला जो था हिमालय पर्वत, उसके बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। अब हम आपसे अगले वीडियो में उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है इस NCERT बुक में और उसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।